हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर की एक विषय क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकेंड रबी क्रॉप एजी 602 का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों को, ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो प्लांट ब्रीडिंग से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, कहाँ से पूछे जाने वाले हैं? प्लांट ब्रीडिंग से पूछे जाने वाले हैं। और कुछ क्रॉप है जिनके बारे में पूछेगा। तो यदि आप लोग एक क्रॉप को अच्छे से पढ़ लेंगे तो लगभग सभी क्रॉप को आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक क्रॉप, जो क्रॉप वाला वीडियो मैं उसको बाद में बताऊंगा। पहले जो प्लांट ब्रीडिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं मैं उनको बताऊंगा। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि मैं करवाऊंगा बाद में अगले वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं। और जो आपने फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ा है क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप में, उन सभी क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्रॉप वाला छोड़ के, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, पादप प्रजनन की उपलब्धियों को समझाइए। ठीक है, पादप प्रजनन जो प्लांट ब्रीडिंग, इसका क्या क्या अचीवमेंट है इसको बताना है। तो चलिए देखते हैं पादप प्रजनन की क्या क्या उपलब्धियां हैं। तो पादप प्रजनन के द्वारा निम्न उपलब्धियां प्राप्त की गई, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला है, पादप प्रजनन के द्वारा खरपतवारों तथा जंगली पौधों को कृषि के योग्य बनाया गया। ठीक है, पादप प्रजनन का यूज करके जो जंगली पौधे और खरपतवार हैं उनको क्या बनाया गया? कृषि योग्य बनाया गया। ठीक है, पहले के बारे में जो, जैसे मान लीजिए गेहूं है, ठीक है, ये सब क्या था? जंगली वैरायटी थी। जंगली वैरायटी से गेहूं को कृषि योग्य बनाया गया, समझिएगा इस प्रकार से। दूसरा पॉइंट, पादप प्रजनन की महान उपलब्धि भारतीय गन्ने का नोबलीकरण है। ठीक है, भारतीय गन्ने का नोबलीकरण जो है वह पादप प्रजनन की महान उपलब्धि है। ठीक है, जो हमारा भारत का गन्ना है, जो और बहुत ही कठोर था, और इसमें से ज़्यादा शुगर भी नहीं निकलता था। इसलिए इसका जो क्रॉस है उष्णकटिबंधीय गन्ने से कराया गया, जो कि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही नरम था, उच्च सुक्रोज की मात्रा थी उसमें। जब उससे कराया गया तो जो वैरायटी प्राप्त हुई उसे नोबल केन को बोलते हैं या नोबल गन्ना बोलते हैं। तो भारतीय गन्ने का नोबलीकरण जो है पादप प्रजनन की महान उपलब्धि है। आगे देखेंगे, पिछले 25 वर्षों में पादप प्रजनन द्वारा फसलों की उपज में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, पिछले 25 वर्षों से लेकर अब तक लगातार जो उत्पादन उसमें बढ़ोतरी होती रही है, भले ही खेती का जो स्थान है वह कम होता जा रहा है। ठीक है, तो पादप प्रजनन के द्वारा ही गेहूं और चावल जैसी फसल में उच्च उपज देने वाली अर्ध बोनी एवं बोनी जातियों का विकास किया गया। ठीक है, पादप प्रजनन का यूज करके गेहूं और चावल जैसी फसलों में अधिक उपज देने वाली अर्ध बोनी और बोनी जातियों का विकास किया गया। कहने का मतलब यह है कि पादप प्रजनन का यूज करके जो गेहूं है, धान है, इनकी बोनी जातियों का विकास किया गया। पहले जमाने में जो गेहूं होता था ना, 5 फुट 7 फुट इस प्रकार से होता था। चावल होता था 5 फुट 7 फुट इस प्रकार से होता था। तो पादप प्रजनन का यूज करके क्या किया गया कि बोनी वैरायटी को विकसित किया गया, जो कि क्या होता है, बहुत ही अच्छा उत्पादन भी देता है, और बहुत ही छोटा पौधा भी होता है, और आसानी से हम लोग इसको काट पीट भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सब किसकी उपलब्धि है? पादप प्रजनन की उपलब्धि है। पादप प्रजनन का ही देन है कि हम लोग आज उसको अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो पादप प्रजनन के द्वारा ही गेहूं और चावल जैसी फसल में उच्च उपज देने वाली अर्ध बोनी और बोनी जातियों को विकसित किया गया था। आगे देखते हैं, पादप प्रजनन द्वारा ऐसी किस्मों को निकाली गई जो कि रोगों व कीटों के प्रति प्रतिरोधी हो, जिससे फसलों में कीटों और रोगों का प्रकोप कम हो जाए। ठीक है, तो पादप प्रजनन का यूज करके पौधों के अंदर जो पौधे के बीज हैं, जो वैरायटियां हैं, उन वैरायटियों के अंदर रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, कीट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को डाल दिया गया, जिससे क्या हो कि पौधा जो है वह रोग और कीटों के प्रकोप से बचा रहे। पौधा जो है उसके अंदर रोग और कीट का प्रकोप कम से कम हो, इसके लिए। ठीक है, तो ये सब किसकी उपलब्धि है? पादप प्रजनन की उपलब्धि है। आगे देखेंगे, हेट्रोसिस का उपयोग करके हाइब्रिड कपास का उत्पादन किया गया था। ठीक है, हेट्रोसिस का यूज करके हाइब्रिड कपास का उत्पादन भी किया गया था। यह सब भी किसकी देन है? तो पादप प्रजनन का ही देन है। आगे 1970 में गुजरात कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई पहली संकर कपास किस्म H4 गॉसिपियम हिरसुटम थी। ठीक है, गॉसिपियम हिरसुटम थी, जो कि किसके द्वारा विकसित की गई थी? गुजरात कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, जो कि पादप प्रजनन की ही एक उपलब्धि है। आगे है, उच्च उपज देने वाली ज्वार बाजरा मक्का संकर जातियां विकसित की गई। ठीक है, पहले जो उच्च उपज देने वाली ज्वार बाजरा संकर मक्का है, इनको विकसित किया गया। नोरिनटेन भी पादप प्रजनन की महान उपलब्धि है। ठीक है, तो यह था पहला क्वेश्चन, जो कि मैंने बताया, बहुत ही अच्छे समझ में होगा, पादप प्रजनन की महान उपलब्धि क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जीएम फसल किसे कहते हैं? ठीक है, जीएम क्रॉप देखिए कभी कभी पूछ लेता है, तो जीएम क्रॉप क्या होता है? तो जीएम क्रॉप का पूरा नाम होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है,
तो जीएम क्रॉप का पूरा नाम होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। मतलब यह होता है कि इसमें जो जेनेटिक जेनेटिक के अंदर या जीन के अंदर कुछ हेर फेर किया था, कुछ बदलाव किया था, अभी समझ में आ जाएगा। तो जीएम फसल वह फसल है जिसके जीनों के समूह में या किसी दूसरे या उसी प्रजाति के जीन व जीनों को स्थानांतरित करके सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जीएम फसल वह फसल होता है जिनके जीनों के समूह में या किसी दूसरे या उसी प्रजाति के जीन व जीनों को स्थानांतरित करके उनमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, मतलब यह है कि कोई पौधा है उसके जीन को दूसरे पौधे में डाल देंगे, कोई दूसरे पौधे को जीन को किसी दूसरे पौधे में डाल देंगे, मतलब उसको जेनेटिक रूप से आनुवांशिक रूप से क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे। बाइक होता है ना, आप लोग उसको मॉडिफाई करवा के कुछ अलग ही लुक दे देते, उसी प्रकार से मान लीजिए कोई खरपतवार है, ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, कोई खरपतवार है और मान लीजिए गेहूं है, और जो गेहूं है उसमें बहुत ज्यादा रोग लग जा रहा है या वो पानी में डूब जा रहा है, ठीक है, सॉरी पानी में सूख जा रहा है, और जो खरपतवार वो पानी में भी अच्छे से काम कर रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि वो जो खरपतवार है ना, तो इसके जीन को लाकर इसमें डाल देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हो जाएगा। अब यह जो क्रॉप है यह अभी पानी के प्रति प्रतिरोधी हो जाएगा, ये अभी पानी में नहीं सूखेगा। इस तरह का समझिएगा, मैंने एग्जाम्पल दिया है इसको। तो उम्मीद करते हैं ये अभी समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इस तकनीक के अंतर्गत जीन को किसी असंबंधित पौधे या पूर्ण रूप से भिन्न प्रजाति से भी लिया जा सकता है। ठीक है, इसे जो टेक्नोलॉजी होती है इसके अंतर्गत जीन को किसी भी असंबंधित पौधे से भी लिया जा सकता है या पूर्ण रूप से भिन्न प्रजाति से भी लिया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया पूर्ण रूप से भिन्न प्रजाति। आगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए किसी भी जीव या पौधे के जीन को अन्य पौधे में डालकर एक नई फसल प्रजाति विकसित किया जा सकता है। ठीक है, यह जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसके जरिए किसी भी जीव या पौधे के जीन को किसी दूसरे पौधे में डालकर एक नई वैरायटी को विकसित किया जा सकता है। या जीएम क्रॉप वह क्रॉप है जिसके जीन को वैज्ञानिक तरीके से रूपांतरित किया जाता है। यह था जेनेटिकली मॉडिफाइड का। उम्मीद करते हैं अभी समझ में आया होगा। आगे चलिए देखते हैं। पादप पुनर्स्थापन को परिभाषित कीजिए, फसल सुधार में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, पादप प्रजनन पादप पुनर्स्थापन जो होता है इसको बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अभी। तो प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जब किसी पादप किस्म को उसके भौगोलिक क्षेत्र से लाकर किसी नए भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार उगाया जाता है तो इसी प्रक्रिया को पादप पुनर्स्थापन बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझिएगा, अमेरिका है, भारत है। ठीक है, मान लीजिए कोई वैरायटी है धान की जो कि अमेरिका में बहुत ही अच्छा उत्पादन दे रहा है, इसमें रोग बहुत कम लग रहा है, और वहां से लाकर यह जो वैरायटी इसको हम भारत में पहली बार उगाएंगे, सॉरी, यहाँ से लाकर इसको भारत में उगाएंगे तो इसको बोलते हैं पादप पुनर्स्थापन। मतलब क्या बोल रहा है, जब किसी पादप किस्म को उसके भौगोलिक क्षेत्र से लाकर, मतलब यह जो पादप का किस्म था इसका भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है, अमेरिका है, तो इसके भौगोलिक क्षेत्र से लाकर किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में, दूसरा भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर हो गया, अपना भारत हो गया। ठीक है, किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में लाकर उगाते हैं। ठीक है, यहाँ इसका भौगोलिक क्षेत्र था लेकिन लाकर इसको कहाँ पर उगाया गया, दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में, नए भौगोलिक क्षेत्र में। तो इसे उगाने की प्रक्रिया को बोला जाता है पादप पुनर्स्थापन। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक पादप पुनर्स्थापन, एक होता है सेकेंडरी पादप पुनर्स्थापन। तो प्राथमिक पादप पुनर्स्थापन वो होता है कि जब यह पादप किस्म जो है अमेरिका से हम ला रहे हैं यहाँ पे अपने भारत देश में, तो इसमें बिना कोई परिवर्तन किए ऐसे ही इसको उगा देंगे, यहाँ की जलवायु भाई इसके अनुकूल रहेगी, इसको ऐसे ही उगा देंगे, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन। लेकिन यदि आप वैरायटी यहाँ से लाएंगे और यहाँ इंडिया की जो क्लाइमेट है इस पौधे के अनुकूल नहीं है, तो क्या करेंगे, ये जो वैरायटी इसका स्थानीय किस्म से क्रॉस कराएंगे, जो वहाँ की स्थानीय किस्म है उससे क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराने के बाद फिर उसका उत्पादन करेंगे, उसके बाद उसको किसानों में वितरित करेंगे। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, समझ में आ गया, आप चलिए देख लीजिए। तो जब किसी पादप किस्म को उसके पुराने भौगोलिक क्षेत्र से लाकर किसी नए भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार उगाया जाता है तो इस प्रक्रिया को पादप पुनर्स्थापन कहा जाता है। ठीक है, या किसी जीन प्रारूप को नए स्थान या वातावरण में उगाने की क्रिया को ही पादप पुनर्स्थापन बोला जाता है। ये दो प्रकार का होता है, प्राथमिक पादप पुनर्स्थापन, द्वितीयक पादप पुनर्स्थापन। तो प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो जब पूरा स्थापित किस्म किसी नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित होता है तो इसमें बिना कोई परिवर्तन किए उसे किसानों को वितरित कर दिया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को प्राथमिक पुनर्स्थापन बोला जाता है। और जब पुनर्स्थापित किस्म नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित नहीं होता है तो इसमें सिलेक्शन करके उसका स्थानीय किस्म से क्रॉस कराकर प्राप्त किस्म को किसानों को वितरित किया जाता है, तो इसे द्वितीयक पुनर्स्थापन कहा जाता है। ठीक है, तो यह था पादप पुनर्स्थापन क्या होता है, प्राथमिक पादप पुनर्स्थापन क्या होता है, द्वितीयक पादप पुनर्स्थापन क्या होता है। आगे देखेंगे
मल्टी लाइन वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी लाइन वैरायटी भी। तो इसको बोलते हैं बहुवंश क्रम प्रभेद। तो यह क्या होता है, तो पौधों की ऐसी जनसंख्या जो कृषिगत लक्षणों में समान हो परंतु रोग रोधी जीन्स में विषम युग्मजीय हो, हेट्रोजीनियस हो, बहुक्रम किस्म कहलाती है। ठीक है, पौधों की ऐसी जनसंख्या जो कृषिगत लक्षणों में समान हो परंतु रोग रोधी जीन्स में विषम युग्मजीय हो, बहुवंश किस्म कहलाती है। नहीं समझा तो समझिएगा। तो एक से अधिक ऐसे बहुवंश क्रम या ऐसे वंश क्रम जो लक्षण प्रारूप में समान होते हैं। ठीक है, जो लक्षण के प्रारूप में समान होते हैं मतलब एक समान लक्षण दिखाते हैं, जीन प्रारूप में भी समान होते हैं परंतु उसमें से प्रत्येक में से किसी महत्वपूर्ण रोग की रोधिता के लिए एक भिन्न जीन उपस्थित हो तो उसे मल्टीलाइन वैरायटी कहते हैं। ठीक है, उसे मल्टीलाइन कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि कुछ पौधे हैं, ठीक है, कुछ कुछ वैरायटियां हैं, ठीक है, जिनके लक्षण समान है, जिनके जो जीन के प्रारूप है वो भी समान है, लेकिन उसमें से जो भी प्रत्येक जीन है, प्रत्येक वैरायटी है या प्रत्येक वैरायटी के बीज पौधा है, उसमें से सभी में किसी एक महत्वपूर्ण रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए गेहूं है, ठीक है, इसकी इसका एक वैरायटी है जिसके अंदर रस्ट जीज के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है, और कोई और वैरायटी है उसके उसमें भी गेहूं के दूसरे रोग के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता है, तो यह क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं मल्टीलाइन। ठीक है, तो एक से अधिक ऐसे वंशक्रम जो लक्षण प्रारूप में समान हो, जीन प्रारूप में भी समान हो परंतु उसमें से प्रत्येक में किसी एक महत्वपूर्ण रोग की रोधिता के लिए एक भिन्न जीन उपस्थित हो तो उसे मल्टीलाइन कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे मल्टीलाइन वैरायटी क्या होता है। तो एक से अधिक वंशक्रम के बीजों को एक साथ मिश्रित करने पर बने किस्म को बहुवंशक्रम किस्म कहते हैं। ठीक है, जब एक से अधिक बहुवंशक्रमों के बीजों को एक साथ मिश्रित कर दिया जाता है तो उससे जो वैरायटी बनता है उसको बहुवंशक्रम किस्म कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे गेहूं की मल्टीलाइन वैरायटी। तो गेहूं की मल्टीलाइन वैरायटी MLKS 11, KML 7406, KSML 3, ये सब गेहूं की मल्टीलाइन वैरायटी है। ठीक है, स्वपरागित फसलों में लंबे समय तक रोग पर नियंत्रण रखने के लिए यह बहुवंश क्रम वृद्धि प्रथम बार जॉनसेन ने 1952 में, जय तथा बोरलॉग ने 1958 में गेहूं प्रयोग की थी। ठीक है, तो यह जो मल्टीलाइन है सबसे पहले 1952 में जॉनसन ने की थी और उसके बाद बोरलॉग ने 1958 में इसका प्रयोग किया था। इसका उद्देश्य था, मार्शल 1977 में इसके 3 उद्देश्य बताए। इसका पहला उद्देश्य था उपज को बढ़ाना, दूसरा स्थिरता को बढ़ाना, तीसरा कीट तथा रोग जनकों से फसलों को होने वाली हानि को कम करना। ठीक है, तो मल्टीलाइन क्या होता है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसमें से ये जो है इसमें यक्स जीन है, मान लीजिए बी में वाई जीन है और सी में जेड जीन है। तो जो ए जीन है इसके पास रस्ट के प्रति रेजिस्टेंस है, रस्ट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है। बी जो है सॉरी जो वाई जीन इसके अंदर स्मट रोग से प्रति प्रतिरोधक क्षमता है, और जो जेड जीन इसके लिए इसके अंदर लीफ स्पॉट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है। मतलब सभी के पास जो भी आप लाइन देख रहे हैं, सभी लाइन में सभी के पास एक एक रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है, एक सभी पौधे के जीन के प्रति। तो उसको बोलते हैं मल्टीलाइन वैरायटी, मल्टीलाइन। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट में पादप प्रजनन का क्या उद्देश्य है। ठीक है, फसल उन्नयन में पादप प्रजनन का उद्देश्य, तो देख लेते हैं। तो पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य पौधे में स्थायी आनुवंशिक परिवर्तन लाना। ठीक है, पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पौधे में अस्थायी आनुवंशिक परिवर्तन लाना। इसका मुख्य उद्देश्य निम्न है, जिसमें पहला है अधिक उपज। ठीक है, अधिक उपज, तो अनाज, फाइबर, तेल आदि की फसलों में अधिक उपज प्राप्त करना ही पादप प्रजनन का सॉरी फसल उन्नयन का मुख्य उद्देश्य है। आगे इम्प्रूव्ड क्वालिटी, तो फसलों की गुणवत्ता को उच्च बनाना, क्योंकि उत्पादन अधिक होकर भी गुणवत्ता अच्छी नहीं रहती है तो उसका पैसा कम मिलता है, उसका जो डिमांड होता है वह भी कम होता है, इसलिए उपज के साथ साथ क्वालिटी को भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, आगे रेसिस्टेंस फॉर अबायोटिक फैक्टर, तो ऐसी किस्मों को विकसित करना चाहिए जो असमान वातावरण में भी कम प्रभावित हो सके। ठीक है, जो कि अजैविक तनाव के प्रति या अजैविक कारक उनके प्रति भी प्रतिरोधी हो। ठीक है, आगे है डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, तो ऐसे किस्मों को विकसित करना चाहिए जो रोगों और कीटों के प्रति प्रतिरोधी हो। ठीक है, उसके बाद अगला जल्दी पकने वाली किस्मों का विकास करना। ठीक है, तो ऐसी किस्मों को विकसित करना चाहिए जो कि जल्दी पकने वाली हो। अगला पॉइंट है वैरायटी फॉर ऑल सीजन, ऐसी फसलों को विकसित करना चाहिए जो कि सभी मौसमों में उगाई जा सके। ठीक है, ऐसी फसलों को विकसित करना चाहिए जो कि सभी मौसमों में उगाई जा सके। जैसे मक्का है, तो मक्का जो ऐसी फसल जो तीनों मौसम में उगाई जा सकती है, खरीफ, रबी, जायद तीनों में,
तो इसी प्रकार से ऐसी किस्मों को विकसित करना चाहिए जो कि सभी मौसमों में उगाया जा सके। ठीक है, अगला है ग्रोथ। ऐसी फसलों को विकसित करना चाहिए जो एक साथ पकती हो। ठीक है, तो यह था आपका फसल उन्नयन में पादप प्रजनन का उद्देश्य। ठीक है, फसल उन्नयन में पादप प्रजनन का उद्देश्य। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय गन्ने का नोबेलीकरण के बारे में बताइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने अभी पीछे बताया था कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ना, तो यहीं से उपलब्धि निकल के आई है। अब देखिएगा क्या है, तो भारतीय गन्ने का नोबेलीकरण। तो भारतीय गन्ने का नोबेलीकरण पादप प्रजनन की एक महान उपलब्धि है। गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर द्वारा भारतीय गन्ने सैकरम बारबेरी का क्रॉस उष्णकटिबंधीय गन्ने सैकरम ऑफिसिनेरम से कराकर भारतीय गन्ने में सुधार किया गया। ठीक है, तो समझिएगा, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर जो है वह भारतीय गन्ना सैकरम बारबेरी का क्रॉस किससे कराया, उष्णकटिबंधीय गन्ना सैकरम ऑफिसिनेरम से। जब इससे क्रॉस कराया तो भारतीय गन्ने में इससे सुधार किया गया। भारतीय गन्ना जो था वह बहुत अधिक कठोर, बहुत कम उपज व बहुत कम रस वाला होता था, जबकि उष्णकटिबंधीय गन्ना बहुत अधिक कोमल होता था, अधिक उपज वाला होता था, अधिक रस वाला होता है और कम रेशे वाला होता था, जिसका तना मोटा होता है और छिलका जो होता है वो बहुत मुलायम होता है। परंतु उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्तर भारतीय जलवायु में कम उपज देता है, इसीलिए उष्णकटिबंधीय गन्ने के उत्तम लक्षणों को भारतीय गन्ने में स्थानांतरित करने के लिए उन दोनों के मध्य संकरण कराया गया। इसी प्रक्रिया को भारतीय गन्ने का नोबेलीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया का बोला जाता है भारतीय गन्ने का नोबेलीकरण। तो ये जो मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए प्लांट ब्रीडिंग के, या सॉरी क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकेंड के, आपको समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ दे सकते हैं। इस वीडियो पे 30 लाइक हो जाएगा, इसके बाद ही अगला वीडियो आएगा। ठीक है, तो 30 लाइक कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं भाई, इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो लाइक तो कर दिया करिए। और पीडीएफ चाहिए तो ले लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।